करंटली मेरे चैनल पे सोलो लेवलिंग की सीरीज चले जिसमें अभी और भी वीडियो आने वाली है। और लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि जो भी मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा उसमें मैं बताने वाला हूँ ऐशबॉर्न, शैडो मोनार्क, रूलर्स, मोनार्क और सोलो लेवलिंग की पूरी हिस्ट्री के बारे में। तो यही है वो वीडियो। तो अगर आप लोगों को जानना है सोलो लेवलिंग के वर्ल्ड के बारे में, कैसे वो स्टार्ट हुआ, क्या है उसके पीछे की लोर और बैकग्राउंड, तो आओ दोस्तों साथ में चलते हैं इस जर्नी पर और जानते हैं सोलो लेवलिंग की दुनिया का रहस्य। तो इस संसार में जब कुछ भी नहीं था सिवाय लाइट एंड डार्कनेस के, तब यहाँ पे एक बीइंग हुआ करता था जिसका नाम था एब्सोल्यूट बीइंग। और ये बिल्कुल उस मूर्ति की तरह दिखता है जो कि उस डबल डंजन के अंदर थी। और ऐसा इसलिए क्योंकि वो मूर्ति कोई और नहीं बल्कि एब्सोल्यूट बीइंग का ही एक रेप्लिका था। ऑल्दो वो एब्सोल्यूट बीइंग जितना पावरफुल नहीं था, बट वो उसका एक हूबहू रेप्लिका था। तो एब्सोल्यूट बीइंग है कौन? तो एब्सोल्यूट बीइंग सोलो लेवलिंग की दुनिया में अल्टीमेट गॉड है जिसने ही सब कुछ क्रिएट करा है और वही रेस्पॉन्सिबल है पूरे के पूरे यूनिवर्स की क्रिएशन के लिए। क्योंकि जैसा मैंने बोला पहले, जब कुछ भी नहीं था सिवाय डार्कनेस और लाइट के और बाकी चीजें एग्जिस्ट करना अभी स्टार्ट भी नहीं हुई थी, तभी एब्सोल्यूट बीइंग ने दो स्पीशीज को जन्म दिया। एक थे मोनार्क्स और एक थे रूलर्स। मोनार्क्स को बनाया गया था डिस्ट्रॉय करने के लिए और रूलर्स को बनाया गया था प्रोटेक्शन के लिए। नाउ यहाँ पे टोटल में 8 मोनार्क्स को बनाया गया था और 8 ही रूलर्स को बनाया गया था। नाउ रूलर्स और मोनार्क्स का नेचर बिल्कुल ही ऑपोजिट होने की वजह से, क्योंकि एक को प्रोटेक्ट करना है और एक को डिस्ट्रॉय, ये आपस में लड़ते रहते थे और इनकी फाइट का कोई अंत नहीं होता था क्योंकि ये लोग बहुत ही इवनली मैच्ड थे। और इन दोनों दलों की फाइट्स में बहुत ज्यादा जान माल का नुकसान होता था क्योंकि इधर के सोल्जर्स भी मरते थे, उधर के सोल्जर्स भी मरते थे। तो इसी ब्लड शेड को रोकने के लिए द ग्रेटेस्ट फ्रेगमेंट ऑफ ब्राइटेस्ट लाइट, जो कि उस टाइम पे रूलर्स का लीडर भी था, वो आता है अपने एब्सोल्यूट बीइंग से हेल्प मांगने की। और वो एब्सोल्यूट बीइंग से बोलता है कि आप हमें ऐसी पावर क्यों ग्रांट नहीं कर देते कि हम इन लोगों को मार दे? क्या आपको उन लोगों की चीखें सुनाई नहीं देती जो कि इस जंग में मर रहे हैं? और आखिरकार आप इनको बचा ही क्यों रहे हो? क्योंकि ये तो सिर्फ तबाही ही लाते हैं और हम जो जस्टिस कर रहे हैं उसमें हमारा साथ देके इन लोगों को एनाहिलेट करने की हमें शक्ति दो और आपके चरणों में हम इन सबका खून बिछा देंगे। बट एब्सोल्यूट बीइंग का इस बात पे कोई रिप्लाई नहीं आता है। वो जैसा बैठा था वैसा ही बैठा रहता है, एकदम भूखे वाले की तरह। और हमारा ग्रेटेस्ट फ्रेगमेंट ऑफ ब्राइटेस्ट लाइट इस बात को समझ जाता है कि एब्सोल्यूट बीइंग को लौड़ा फर्क नहीं पड़ता कि कोई मरे कोई कटे, उसके लिए हम सिर्फ कठपुतलियां और वो सिर्फ इस खून खराबे को एंजॉय कर रहा है। इट इज जस्ट मियर फ्रिकिंग एंटरटेनमेंट फॉर दैट फकिंग गाय। इतनी इंटेंसिटी से नहीं बोला था उसने उस बात को, वो मेरा अंदर का खून खोल गया थोड़ा सा कि हराम। तो इसी तरह से मोनार्क्स और रूलर्स का लफड़ा चलता रहता है और ये कभी एंडिंग नहीं होता है। तभी बाकी के रूलर्स जो हैं वो भी ये बात को नोटिस करने लग जाते हैं कि भाई एब्सोल्यूट बीइंग को कद्दू फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ मजे लेने बैठा है। तो सारे के सारे रूलर्स डिसाइड करते हैं कि हम एब्सोल्यूट बीइंग को ही वो लोग यही प्लान बनाते हैं कि हम एब्सोल्यूट बीइंग के पास जाएंगे, उसके पेट में घपच देके। बट हमारा जो ग्रेटेस्ट फ्रेगमेंट ऑफ ब्राइटेस्ट लाइट था जिसका नाम था ऐशबॉर्न, वो इस बात के कतई खिलाफ होता है क्योंकि उसके मन में होती है दृढ़ निश्चित लॉयलिटी कि भाई जिसने मुझे बनाया मैं उसके अगेंस्ट नहीं जा सकता, नो मैटर वो कितना हराम का बच्चा हो। बट बाकी सारे मोनार्क्स उससे एग्री नहीं करते हैं कि भाई हमें जाने दे, कम से कम इसी बहाने जंग तो रुक जाएगी। तो वो लोग ऐशबॉर्न पे हमला कर देते हैं और ऐशबॉर्न बेचारा आउट नंबर्ड होने की वजह से उसकी आर्मीज भी छिद जाती है और वो भी भाई पूरा का पूरा बिल्कुल मरने की कगार पर ही होता है। लेकिन तभी उसके अंदर से कुछ ऐसा होता है जिसकी रूलर्स, मोनार्क्स, ऐशबॉर्न खुद तक को कुछ भी खबर नहीं थी। उसके अंदर एब्सोल्यूट बीइंग ने एक हिडन पावर को छुपाया था क्योंकि एब्सोल्यूट बीइंग को पता था कि ऐशबॉर्न कभी भी उसके ऑपोजिट नहीं जाएगा क्योंकि वो उसका सबसे ज्यादा वफादार है। इसीलिए एब्सोल्यूट बीइंग ने उसके अंदर एक पावर छुपाई थी मरे को जिंदा करके अपनी आर्मी बनाने की, जो कि था अराइज। ना हमारा ऐशबॉर्न बिल्कुल ही मरने वाला होता है, तभी वो बोलता है अराइज, और उसके अंदर बहुत ही इमेंस डार्क पावर आ जाती है और साथ ही साथ उसकी जो आर्मी थी वो भी वापस से उठ खड़ी होती है जो कि मर चुके थे। और हमारा ऐशबॉर्न उस आर्मी को लेकर रूलर्स के पीछे जाता है एब्सोल्यूट बीइंग को प्रोटेक्ट करने के लिए, पर तब तक बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी होती है और सारे के सारे रूलर्स मार चुके होते हैं एब्सोल्यूट बीइंग को। और रूलर्स एब्सोल्यूट बीइंग के कुछ ना कुछ टूल्स को ले जाते हैं जो कि काफी पावरफुल और काफी मैजिकल होते हैं और उससे वो पकड़ लेते हैं भाई मोनार्क्स के लीजिया को, द लीडर ऑफ जायंट्स को। वो उसको चेन्स में पूरा का पूरा धर लेते हैं, एकदम ही बॉन्डेज का सीन चल जाता है, BDSM की तरह जो पेला है ना उन्होंने उसको।
जिसकी वजह से जो बैलेंस था बिटवीन मोनार्क्स एंड रूलर्स की पावर का वो डगमगाने लगता है। इसी का मौका उठाते हुए अपना ऐशबॉर्न ज्वाइन कर लेता है मोनार्क्स की साइड को, जहाँ पे वापस से एक बार फिर से बैलेंस मेंटेन हो गया होता है और वापस से रूलर्स और मोनार्क्स का लफड़ा दोबारा शुरू हो जाता है। बट इस लड़ाई में कई जाने जा रही होती हैं और जितनी भी जाने जा रही होती है उन सबको हमारा ऐशबॉर्न अराइज बोल के वापस उठा लेता है और अपनी आर्मी में इकट्ठा कर लेता है, जिससे वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता चला जाता है। और इसी पावर से मोनार्क्स डरने लग जाते हैं और उन्हीं मोनार्क्स में से दो मोनार्क्स जो कि होते हैं बीस्ट मोनार्क और मोनार्क ऑफ व्हाइट फ्लेम, राकान और बैरन, शायद दोनों का यही नाम था, गलत हूं तो नीचे कमेंट में ठीक कर देना। तो ये दोनों अपने ऐशबॉर्न के खिलाफ ही चले जाते हैं, उसको दगा दे देते हैं और उस पे हल्ला बोल देते हैं, जहां पे इन तीनों की फाइट में ऐशबॉर्न की आर्मी तो पूरी की पूरी ढिल जाती है। बट ऐशबॉर्न इतना आसानी से हारने वाला नहीं था। वो बैरन को वहीं पे पकड़ता है और उसको मार देता है और उसको अपने अंदर शामिल कर लेता है। लेकिन बीस्ट मोनार्क जो होता है वो बच बचा के भाग चुका होता है ना। इस बैटल को खत्म होते होते अपना शैडो मोनार्क की सारी आर्मी ठिल चुकी होती है और तभी वहां पे रूलर्स आ जाते हैं। पर वो लोग इतने हरामी नहीं है कि वो डायरेक्ट उसको आके पेल दे, वो उससे माफी मांगने आए होते हैं। वो बोलते हैं कि इट्स टाइम कि तुम हमको माफ कर दो, हम जानते हैं हमने थोड़ी गलती तो करी है, बट बी द बिगर पर्सन और भूल जाओ यार, आ जाओ हाथ मिलाओ, वापस से इस ब्लड शेड को खत्म करते हैं, इन मोनार्क्स हरामजादों की तोड़ते हैं और तुम हमारे साथ आ जाओ, हम तुम्हें अपनाने के लिए पूरा रेडी हैं। तभी अपना शैडो मोनार्क उनसे बोलता है कि तुम लोगों ने मेरे क्रिएटर को मारा और तुम दगाबाज हो। जिस पे रूलर कहता है कि द ग्रेटेस्ट फ्रेगमेंट ऑफ ब्राइटेस्ट लाइट वो आपका क्रिएटर नहीं था, हमारा भी था, तो आपको पता होगा कि हमारे पे क्या गुजरी होगी। तभी शैडो मोनार्क उसका मुंह ऐसे पकड़ के बोलता है कि भयन के बकोड़े, इसीलिए तो बोल रहा हूं कि तेरा जुर्म इसी वजह से और भी ज्यादा घिनौना है। नाउ रूलर्स चाहते तो शैडो मोनार्क को बहुत आसानी से उस मोमेंट पे मार सकते थे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा वीक था, उसके पास पूरी की पूरी क्या कुछ आर्मी ही नहीं थी। बट रूलर्स तुम्हारी तरह हरामजादे नहीं है, वो लोग अच्छे इंसान है, तो वो उसको फॉरगिवनेस मांगने आते हैं। बट जब वो उन्हें फॉरगिव नहीं करता है तो वो वापस चले जाते हैं उसको उसके हाल पे छोड़ के, जहाँ पे शैडो मोनार्क अपना इतनी बुरी हालत में होता है कि उसको हाइडिंग में जाना पड़ता है टू रेस्टोर हिज आर्मी, ताकि वो वापस से आके बीस्ट मोनार्क से अपना रिवेंज ले सके और उसके भालू जैसे मुंह में अपना पेड़ के पकड़ मारो जो पकड़ पकड़ ले पहन के लौड़े रुक तेरी बहन ले माता। तो जब अपना शैडो मोनार्क हाइडिंग में चला गया था तो रूलर्स भाई बहुत ही गंदी तरीके से पेल रहे थे मोनार्क्स को, मोनार्क्स एकदम हिलने ही वाले थे। तभी मोनार्क्स को आता है एक आइडिया और वो डायमेंशन रिफ्ट में छुप जाते हैं। डायमेंशनल रिफ्ट बेसिकली है दो डायमेंशंस के बीच में एक छोटी सी जगह है, वहां पे जाके वो लोग छुप जाते हैं अपने आप को रेस्टोर और अपनी आर्मी को दोबारा से रीबिल्ड करने। और जब शैडो मोनार्क अपना हील होके आता है तो मोनार्क्स बहुत पिटे हुए होते हैं, तो उनको रिस्क नहीं लेना होता कि भाई इसको अगर गलती से उंगल करी तो हमारी में इतनी गंदी उंगल करेगा हम देंगे। तो इसी डर से कि कहीं भाई ये जितने हम बचे हैं उतने को भी ना पेल दे, वो लोग शैडो मोनार्क को अपने अंदर ले क्या वो लोग शैडो मोनार्क को अपने साथ शामिल कर लेते हैं और फिर वापस से लफड़ा स्टार्ट हो जाता है। खत्म ही नहीं हो, लड़े ही जा रहे हैं। बट इस बार मोनार्क्स को आता है एक प्लान। उनको चाहिए होता है एक नया वर्ल्ड जहां पे वो अपनी आर्मी को रेस्टोर कर पाए, और वो वर्ल्ड गेस करो क्या है? हमारी अर्थ भाई, हमारी अर्थ। ना लेना एक ना देना दो, इन दोनों की लड़ाई में हम क्यों चुप जा रहे हैं? तो रूलर्स को ये बात पता चल जाती है कि भाई ये लोग वहां पे जाके छुप के अपनी आर्मी रिबिल्ड कर रहे हैं। तभी रूलर्स आ जाते हैं अर्थ पे, वहां पे मोनार्क्स और रूलर्स का लफड़ा होता है जिसमें अर्थ तो भाई ऐसे खत्म। तो इसी गलती को देख के कि भाई ये क्या हुआ, हमारी लड़ाई में ये इंसान क्यों ठिल गए, अच्छे वाले रूलर्स जो हैं हमारे वो मजबूर हो जाते हैं एक ऐसी चीज को यूज करने जो कि उन्होंने खुद ही अपने लिए बैन करी थी, जो कि था द कप ऑफ रीइंकार्नेशन। तो कप ऑफ रीइंकार्नेशन एक ऐसा डिवाइस है जो कि टाइम को 10 साल पीछे रिवाइंड कर देता है। तो अपने रूलर्स कप ऑफ रीइंकार्नेशन का यूज करके टाइम रिवाइंड करते हैं ताकि वो अर्थ को बचा पाए। बट यहाँ पे उनके सामने एक बहुत ही बड़ी दिक्कत आती है कि नो मैटर क्या ही आउटकम हो, चाहे मोनार्क्स जीते चाहे रूलर्स जीते, अर्थ हमेशा तबाह होगी ही होगी, क्योंकि अर्थ के अंदर इतना माना ही नहीं है कि वो इस लड़ाई के आफ्टर इफेक्ट्स या फिर झटकों को झेल पाए। तो इसी से रूलर्स को एक आइडिया आता है क्यों ना अर्थ को हम इस लायक बनाए कि वो इस बैटल में एटलीस्ट सम ऑफ पीपल तो सरवाइव कर जाए। वो जानते थे कि वो सबको नहीं बचा सकते हैं, तो उन्होंने एक रास्ता अपनाया कि हम कुछ को तो बचा ही लेंगे ताकि ये लोग आके अपनी पीढ़ी बढ़ा पाए और ह्यूमन काइंड का एक्सटिंक्शन ना हो। एक तो पता नहीं भाई हर दुनिया में बहन जो चाहे मार्वल हो, डीसी हो, एनीमे हो, ह्यूमन काइंड के क्यों लगे रहते हैं।
तो रूलर्स ने अपनी पावर कुछ ह्यूमन को देना शुरू करा, जिससे कि हंटर्स का जन्म हुआ। अब आप समझ रहे हो कि क्यों 10 साल पहले हंटर्स आए थे, और अब मैं आपको बताता हूँ कि 10 साल पहले डंजन क्यों आए थे। क्योंकि जब मोनार्क्स को पता चला कि रूलर्स का प्लान ये है कि वो लोग अपना पाना देंगे और भाई अर्थ के लोगों को तैयार कर देंगे, उन्होंने भी प्लान लगाया कि हम लोग भी अपने आप को थोड़ा थोड़ा अर्थ पे मैनिफेस्ट करेंगे और जो माना रूलर्स ने वहां भेजा है उसी माना को उनका ट्रैप बना देंगे। बट उन लोगों को ह्यूमन वर्ल्ड में आने के लिए कोई ना कोई भी ह्यूमन होस्ट की बॉडी चाहिए होती थी, जिसमें बाकी सब मोनार्क्स था तो ठीक है, उनको तो मिल जाता था होस्ट, बट जो हमारा ड्रैगन मोनार्क एंटारस था और जो हमारा शैडो मोनार्क था, उन दोनों के अंदर इतनी ज्यादा पावर थी कि कोई भी ह्यूमन बॉडी उन लोगों को झेल ही नहीं पा रही थी। तभी एक मेज आता है जो कि उस टाइम पे किंग का सबसे अच्छा मेज होता है, और वो मेज और कोई नहीं है, वो है दी आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट जो कि पहला डबल डंजन और जिन्वू के पूरे लेवल अप के पीछे जिम्मेदार है। वो आर्किटेक्ट आके शैडो मोनार्क को बोलता है कि मैं आपको आपका होस्ट प्रोवाइड करूंगा, उसके बदले में बस उसे इम्पेरिशेबल बॉडी चाहिए। इसमें आर्किटेक्ट का प्लान सिंपल होता है कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन को ढूंढेगा जो कि शैडो मोनार्क की पावर झेल पाए। बट हमारा शैडो मोनार्क देख रहा होता है हमारे जिन्वू को, जो कि बार बार मौत को छू के से वापस आ रहा होता है। तो हमारा शैडो मोनार्क ऐशबॉर्न बोलता है आर्किटेक्ट से कि ब्रो तू चुप रहे, जो मैं बोल रहा हूँ वो कर, जिस पे आर्किटेक्ट को करना ही पड़ा, क्योंकि भाई आर्किटेक्ट नहीं सुनेगा शैडो मोनार्क की तो वहीं उसकी में राइज कर देगा ये। तो उसी के बाद आर्किटेक्ट बनाता है पूरा का पूरा सिस्टम जिन्वू को लेवल अप करने के लिए। वो एक गेम की तरह सिस्टम डिजाइन करता है ताकि ह्यूमन वर्ल्ड में, क्योंकि ह्यूमन वर्ल्ड में गेम्स होते हैं ना, तो हम लोगों को ज्यादा फेमिलियर लगे, इसलिए वो सिस्टम को एक गेम की तरह डिजाइन करता है, जिसमें वो जिन्वू की बॉडी को थोड़े लेवल अप देके रेडी कर रहा होता है शैडो मोनार्क की पावर्स ऑब्टेन करने के लिए। और फाइनल बैटल जब चल रहा होता है जिन्वू का सारे मोनार्क्स के बीच में, जहां पे उसकी शैडो मोनार्क वाली ट्रांसफॉर्मेशन हो रही होती है, वहीं पे शैडो मोनार्क आता है जिन्वू के सामने जब वो बिल्कुल ही डेथ पे होता है और जिन्वू से बोलता है कि अब हम दोनों एक हैं, अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम यहां मर के आफ्टर लाइफ जीना चाहोगे या फिर अराइज बोल के मेरी तरह उठोगे, मेरी सारी की सारी पावर्स को अपनाओगे और लड़ोगे। और जैसे ही जिन्वू शैडो मोनार्क की पावर्स को एक्सेप्ट कर लेता है, सिस्टम में एक मैसेज आता है, क्या आप सिस्टम को डिलीट करना चाहोगे, जिस पे जिन्वू बोलता है यस। तो सिस्टम के खत्म होने के बाद शैडो मोनार्क की पूरी पावर जिन्वू के अंदर आ चुकी है, अब उसको कोई भी लेवल अप करने की जरूरत नहीं है। ही हैज द अल्टीमेट फ्रिकिंग स्ट्रेंथ, और यहां से शुरू होता है प्रॉपर ऑल आउट वॉर। जिन्वू लड़ेगा एंटारस द ड्रैगन मोनार्क से, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट मोनार्क है, और इनका बैटल होने वाला है एपिक, जो कि मैं अगली वीडियो में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को यहीं पे लाइक कर देना, ये खत्म होती है, और मैं होप करता हूँ आपको पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर लेना अगले वाली वीडियो के लिए। मैं चलता हूँ नेक्स्ट वीडियो बनाने, टिल देन पीस आउट। ओह थक गया भाई, तुम लोग गए नहीं।